नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ये इंडेक्स पब्लिश किया गया करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। छोटा नाम है NCAER। ये जो इंडेक्स है हमें बताता है फिलहाल हमारे देश में बिजनेस सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इसके लिए देखो ऑलमोस्ट 600 इंडियन कंपनीज के बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक किया गया है ये पूरा इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए। देखो, अगर बिजनेस सेंटिमेंट्स के बारे में हमें पता लग जाता है तो हमें ये पता लग जाता है जो बिजनेसमैन हैं फिलहाल क्या सोच रहे हैं। क्या वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? क्या वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं? तो हमें पता लग जाता है फ्यूचर में ग्रोथ कैसी रहने वाली है। तो क्या कुछ निकल के आया इस इंडेक्स में? देखो, अच्छी खबर तो नहीं देखने को मिली है। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इस बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को, तो ये ऑलमोस्ट 40.1% गिर गया। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में ये 77.4% था और अब करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 46.4% है। और देखो, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, समझ गए, अभी तक तो हमने कंपेयर किया पिछले साल के लास्ट क्वार्टर से, लेकिन पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो ये 62% तक गिर गया है। अभी तक देखो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स इतना ज़्यादा कभी भी नहीं गिरा है। हर एक क्वार्टर में ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, मतलब हर एक क्वार्टर में बिजनेस सेंटिमेंट्स को एनालाइज करने के बाद रिलीज होता है, बट ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब इस इंडेक्स के बारे में भी हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। ये क्या है? ये देखो दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। किसके द्वारा? टाटा फाउंडेशन ने कुछ दूसरी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इस थिंक टैंक को इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट की सपोर्ट से। एम क्या है इस बॉडी का? एम ये है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक रिसर्चेस को सपोर्ट करना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कुछ इकोनॉमिक रिसर्च अगर की जाती है तो उसे समर्थन देना। 1991 के बाद से ही ये काउंसिल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करती है और इसके लिए देखो 4 रीजन्स में 6 सिटीज़ जो आती हैं वहाँ पर बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक किया जाता है। कौन से 4 रीजन्स? दिल्ली NCR, मुंबई पुणे, कोलकाता ईस्ट और सबसे लास्ट में बेंगलुरु चेन्नई रिप्रेजेंट द होल साउथ। मतलब हर एक डायरेक्शन की 4 रीजन्स में 6 सिटीज़ को कंसिडर किया जाता है बिजनेस सेंटिमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज कावकाज के बारे में है। अभी तक तो देखो कोविड-19 के कारण जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये रुकी हुई थी, लेकिन अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी फिर से कंडक्ट होना स्टार्ट होंगी। ये कावकाज जो एक्सरसाइज हैं वैसे रशिया की एक्सरसाइज हैं, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एटलीस्ट 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में, इंक्लूडिंग चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, SCO के मेंबर कंट्रीज, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। रशिया की एक्सरसाइज है, रशिया में कंडक्ट होगी। कहाँ पर? रशिया में एक जगह है अस्त्रखान, यहाँ पर कंडक्ट होगी। ये रशिया के साउथ में है। इसमें देखो इंडिया की ट्राइलेटरल सर्विस का एक छोटा सा कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा। अगर UPSC पूछ लेती है कावकाज एक्सरसाइज किसकी है तो याद रखिएगा रशिया की है, बट इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, अभी प्लान ये है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल KV कामत कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? RBI ने ये एक्सपर्ट कमेटी गठित की है KV कामत। किस लिए? देखो, कोविड-19 के कारण बहुत सारी फर्म्स जिन्होंने लोन लिया हुआ था बैंकों से वो अब अपना लोन समय पर नहीं लौटा पाएंगी।
क्योंकि कोविड-19 के कारण कुछ दिनों के लिए 2-3 महीनों के लिए बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा, तो वो फर्म्स जिन्होंने लोन दिया था उनका रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ। तो अब आवश्यकता ये है कि ऐसी फर्म्स का जो लोन है वो थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब ठीक है, पहले आपको लोन 2 साल में देना था, अब आप 2.5 ईयर्स में दे दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट भी अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो चेंज किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये सब होता है। तो इस कमेटी को बोला गया है कि विभिन्न फर्म्स के लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाए, आप ये बताइए। मतलब कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर हम ये डिसाइड करें कि लोन को, इस फर्म का जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर किया जाए या फिर ना किया जाए। 30 दिनों के अंदर अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है आरबीआई को, और आरबीआई की मर्जी है इस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाए, पार्शली एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना एक्सेप्ट किया जाए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया के.वी. कामत कमेटी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हैंडलूम डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 2015 के बाद से ही हर साल 7 अगस्त का जो दिन है नेशनल हैंडलूम डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन उठता है आखिरकार 7 अगस्त ही क्यों? क्योंकि देखो, बंगाल के विभाजन के समय जब स्वदेशी मूवमेंट चली थी तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुई थी कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया जाए और सिर्फ जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर ही जनता रिलाय करें। तो इसीलिए 7 अगस्त का जो दिन है इसको हैंडलूम से एसोसिएट करके देखा जाता है। इस बार कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं हैंडलूम से संबंधित। मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम HLM। इस ऐप और वेबसाइट को लॉन्च करने का मकसद ये है पहचान की जांच के कौन सा जो हैंडलूम प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। हैंडलूम प्रोडक्ट पर डायनामिक QR कोड की सहायता से पहचान की जा सकती है। उसके बाद माई हैंडलूम पोर्टल, ये पोर्टल इंडिविजुअल वीवर्स या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर उन स्कीम्स के लिए जो सरकार ने चलाई हैं वीवर्स के लिए, यानी हैंडलूम आर्टिसंस के लिए। लास्ट में है हैशटैग वोकल फॉर हैंडमेड। ये देखो सोशल मीडिया कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि जैसा आपको पता ही है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेबसाइट लॉन्च होती रहती है। इसके बाद आगे देखो, लियोपर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक की स्टडी के बारे में आर्टिकल है। ट्रैफिक इंडिया, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि रिलीज़ की गई है ट्रैफिक इंडिया के द्वारा। एक प्रकार से पेपर रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ए पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया। इस पेपर में क्या कुछ कहा गया है? देखो, 2015 से लेकर 2019 के बीच इंडिया में 747 यानी 747 लियोपर्ड्स की डेथ हुई, जिसमें से 596 यानी 596 इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और इससे संबंधित एक्टिविटीज़ के कारण मारे गए। मतलब ज़्यादातर जो लियोपर्ड्स मारे जाते हैं वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण मारे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पोचिंग के इंसिडेंट्स यानी लियोपर्ड्स के शिकार के इंसिडेंट्स सामने आए उत्तराखंड और महाराष्ट्र से। लियोपर्ड से देखो जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं जैसे पंजे, दांत, हड्डियाँ, स्किन, इनमें से सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो स्किन की है। मतलब जो इलीगल सामान सीज किया जाता है लियोपर्ड से संबंधित है उनमें से देखो 69% तो लियोपर्ड की स्किन से संबंधित होता है। इसके अलावा वैसे इंडिया के लियोपर्ड से संबंधित पिछला फॉर्मल सेंसस कंडक्ट हुआ था 2014 में, जिसमें यह पता लगा था कि लियोपर्ड्स की जनसंख्या हमारे देश में 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में है। अब हम ट्रैफिक से संबंधित भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के इलीगल ट्रेड से संबंधित।
मतलब कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर वाइल्ड प्लांट्स का जो इलीगल ट्रेड होता है उसको मॉनिटर करती है, ट्रैक करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ है, 1976 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? IUCN और WWF के द्वारा मिलके। कहाँ पे बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन? कैम्ब्रिज UK में। देखो 2017 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ने से पहले इंडियन लियोपर्ड के बारे में भी हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये लियोपर्ड की सब स्पीसीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में भी इंडियन लियोपर्ड को देखा जा सकता है। IUCN की रेड लिस्ट में स्टेटस वल्नरेबल है। थ्रेट्स की बात करें, हैबिटेट बाकी एनिमल्स की तरह इनका भी कम हो रहा है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। थ्रेट्स तो जनरल हैं, ज़्यादातर एनिमल्स के यही थ्रेट्स होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वैसे तो देखो ये ऑर्गेनाइजेशन अक्सर सुर्खियों में आती रहती है और ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इंडिया ने लीड किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में। तो अगर क्वेश्चन UPSC को पूछना हो तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी फिर से क्यों न्यूज़ में आया है? देखो पहले ये था कि सिर्फ जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वही ज्वाइन कर सकते थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, लेकिन अब इस अलायंस के एग्रीमेंट में एक अमेंडमेंट किया गया है कि UN के जो 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस अलायंस को। ये देखो एक मल्टीलेटरल फोरम है जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था। 2015 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 21वीं जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, उस मौके पर एम क्या है? एम ये है सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करने की दिशा में काम करना ताकि अभी जो विभिन्न देशों की डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, इस डिपेंडेंस को कम किया जा सके। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी के पक्ष में इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना। कितनी? 2030 आते आते $1000 बिलियन से। इसके अलावा सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने में जो कॉमन चैलेंजेस आते हैं उनको कलेक्टिवली एड्रेस करना। सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने की दिशा में काम करना। इसके बाद सोलर टेक्नोलॉजी से संबंधित एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करना विभिन्न मेंबर कंट्रीज़ की। मतलब सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा R&D हो, इसे फैसिलिटेट करना। अभी तक देखो 87 कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें से 67 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है। हेडक्वार्टर हमारे देश में है, गुरुग्राम में। तो ये हमने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ब्रीफ में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और ध्यान से देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित, ये स्टेटमेंट देखो गलत है। क्यों गलत है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, ना कि पेरिस फ्रांस में। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, क्या ये कंप्यूट किया जाता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा? गलत। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी NCAER। इसके बाद नेक्स्ट है KV कामत कमेटी, क्या ये ट्राइबल स्कीम्स के रिव्यू से संबंधित है? गलत। ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित पैरामीटर्स डिसाइड करने से संबंधित है। इसके बाद ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपर्ड्स, इसके अनुसार क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ पोचिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए उत्तराखंड और महाराष्ट्र से? बिल्कुल सही। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।